एक बार शुरू में मेरा मन हुआ कि अभी मैं गलत फैसला ले लिया, झूठ मूठ का पैसा खर्च कर दिया 2-2.5 लाख। ब्रीड की हैं, सबसे पहले मैं देसी ब्रीड से और तोतापरी से स्टार्ट किया था। ब्रीडर अगर अच्छा से हो गया तो उसका उसी ब्लैक बंगाल का ग्रोथ और बड़ा हो जाता है, उसका बच्चे बड़े हो लेने लगते हैं, तो समझ में आता है परी हैं ये सब हैं। अगर इनको सही ढंग से ग्रोथ नहीं हुआ, इनका अगर वो नहीं हुआ, इनका पालन पोषण सही ढंग से नहीं, चरी ढैंचा और बाजरा ये सब बोया हूँ इनके लिए, 2-3 बीघा बो रखा हूँ। ज़्यादा हाई फाई पैसे न लगाए, छोटे स्तर से स्टार्ट करे और बहुत मुनाफा है, बहुत प्रॉफिट है। एक गोट फार्मिंग अगर कोई युवा चेक करता है तो उनको किस किस बातों का ध्यान देना पड़ता है, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हम सर से। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो मिले। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा सर। मैं प्रमोद कुमार सिंह जी, जिला चंदौली, पोस्ट सकरारी का किसान हूँ और मैं ये फार्म 3 साल पहले स्टार्ट किया। अच्छा, तो 3 साल पहले क्या आप इसी जगह पे स्टार्ट किए थे, कहीं और से स्टार्ट किए थे सर? यही किए थे, थोड़ा लोकेशन बदली था। अच्छा। तो बाद में ये फार्म वगैरह चेंज किया तो फिर लोकेशन इनका ये हो गया। अच्छा। और अभी तक मैंने कोई लोकेशन इनका परमानेंट नहीं बनाया है, टेम्परेरी में ही लोकेशन में कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर मैं आपसे ये जानने का एक प्रयास करूँगा कि बहुत से लोग हाईटेक डेयरी फार्म गोट फार्म बना लेते हैं, लेकिन आपको देख पा रहे हैं सिर्फ साधारण में ही बनाए हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है सर? मैं पहले ये सोचा कि पहले देखें कि गोट फार्मिंग में क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, उसी हिसाब से बाद में जब शुरू करेंगे तब उतना पैसा लगाया जाएगा। अच्छा, इसलिए मैंने स्टार्ट किया तो फिर मैंने सिर्फ ये मड़ई के अंदर झोपड़ी टाइप का है, इसी में 5 बकरी से स्टार्ट किया था। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे 1-2 महीने बाद मैंने बढ़ाना शुरू किया, मुझे लगा कि थोड़ा अच्छा है। उसके बाद धीरे धीरे 1-2 महीने में मैंने ख़रीदना स्टार्ट किया, लगभग 2 से 3 लाख रुपए का मैंने बकरी लेके आया। अच्छा, और लाने के बाद शुरू किया और वहीं से बढ़ा करके मैंने आज के डेट में मेरे पास 65 बकरी खस्सी सब मिला के हैं। अच्छा, तो ये आपका फेंसिंग एरिया कितना में आपका फार्म है ये गोट फार्म? मेरा ये फार्म 50 बाई 50 में है। अच्छा, जिसमें 50 बाई 20 का शेड है और बाकी खाली छोड़ा हूँ और एक छोटी सी मड़ई है। अच्छा। इसको मैं इसलिए नहीं हटाया कि स्टार्टिंग इसमें किया था, इसीलिए मैंने इसको हटाया। तो क्या ओपन भी छोड़ना जरूरी है गोट फार्मिंग में? ओपन छोड़ना इसलिए जरूरी है कि बकरियों का जैसा इनका मर्जी, छाया में बैठना हो, धूप में बैठना हो, बारिश आया, ओस है, जहाँ बैठना हो। अच्छा। और ओपन होना चाहिए, जहाँ दिल करे वहाँ बैठे। थोड़ा अपने मर्जी की रहेंगी तो थोड़ा उनके ग्रोथ में थोड़ा सा वो होता है, बढ़ाव आता है। तो 3 साल पहले कितनी 5 बकरियों से आपने शुरुआत किया? 3 साल पहले मैंने 5 बकरियों से स्टार्ट किया। तो क्या इसका कहीं से आपने प्रशिक्षण लिया था या सिर्फ ऐसे ही आपने शुरू कर दिया? नहीं, मैंने प्रशिक्षण तो नहीं लिया था, किसान का बेटा हूँ। पहले हम लोग भी घर में सब जानते ही थे और अचानक मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा। ये मेरा लेयर फार्म है। लेयर फार्म मैं सोचा कि लेयर फार्म पर आते ही रहते हैं तो एक गोट फार्मिंग में भी कर दें। अच्छा। तो इसीलिए मैंने ये शुरू किया। बाकी अभी तक मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया। तो ट्रेनिंग नहीं लिए थे सर, बकरियों के साथ में भी काफ़ी समस्या भी शुरुआत में हुआ था? शुरू में मेरे पास शुरुआत में समस्या आई, पहले साल में आई और कम से कम 15-20 बच्चे 25 बच्चे मेरे सर्दी में मोर्टलिटी हुआ। अच्छा। मैं समझ नहीं पाया कि क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैं नया भी था और मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा। जब मैं धीरे धीरे डॉक्टर का सलाह, ब्लॉक पर पशु अस्पताल डॉक्टर है हॉस्पिटल है, वहाँ से मैं वो सलाह ले करके अब करता रहता हूँ। अच्छा। अभी कोई ऐसी दिक्कत मुझे नहीं आ रही है, लेकिन फर्स्ट साल में मेरे को सर्दी में बस दिक्कत आई थी। तो
क्या किस तरह का समस्या आपको उस टाइम में हुआ था सर? समस्या यही आती थी कि बच्चे से बड़ी बकरी मेरे एक भी बड़ी गोट एक भी डिस्टर्ब नहीं हुई। सिर्फ बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे रहते थे कि 15 दिन 20 दिन 1 महीना वाले बच्चे जो रहते थे जी। वो बीमार होते थे और वो फिर मर जाते थे। अच्छा। तो वो समझ में नहीं आता था, जब तक समझ में आता था तब तक वो बेचारे ख़त्म हो जाते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तो डॉक्टर से सलाह से हमने इंजेक्शन वगैरह भी जो ईयरली इंजेक्शन है, इनको जो भी दवा है वो मैं इनको दे रहा हूँ, टीका है जो भी दे रहा हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो जब स्टार्टिंग डिवार्मिंग होगा, हाँ, जब स्टार्टिंग में बकरियां या मेमने मर रहे थे तो आपको तो फिर ऐसा मन में आया कि इसको बंद करके हटाए, ऐसा कुछ मन में आया था? नहीं, जरूर एक बार शुरू में मेरा मन हुआ कि अभी मैं गलत फैसला ले लिया, झूठ मूठ का पैसा खर्च कर दिया, 2-2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया तक खर्च भी कर दिया था जी। तो मेरे दिल में आया कि चलो ठीक है निकाल देते हैं इनको। लेकिन हमारे बगल में एक हमारे मित्र थे, वो भी स्टार्टिंग कर रहे थे जी। तो बोले भैया अगर आप ही अगर ऐसा कर दोगे तो फिर हम भी हमारा भी मनोबल डाउन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, होता रहता है। अभी हम मिल करके दोनों देखेंगे, एक दूसरे का वो हौसला अफजाई करेंगे, देखेंगे कौन सा बीमारी है क्या है, आपस में मिल के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो वही हम लोग कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ कोई बकरी बीमार होती है, कोई बात होती है तो हम उनसे सलाह लेते हैं। उसके बाद भी हमें समझ में नहीं आता तो हम हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब का सलाह लेते हैं और अभी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने अपना वो फैसला चेंज कर दिया। अब बात कर लेते हैं ब्रीड की। तो किस किस ब्रीड को अपने यहाँ आपने रखा है सर? देखिए मेरे पास तो हर ब्रीड की हैं। सबसे पहले मैं देसी ब्रीड से और तोतापरी से स्टार्ट किया था। अभी मेरे पास 5-6 नस्ल हैं। अच्छा। देसी भी हैं, देसी का क्रॉस भी है, जी। तोतापरी है, तोतापरी का क्रॉस है। अच्छा। उसके बाद मेरे पास सिरोही है। उसके बाद तोतापरी हाई ब्रीड भी मेरे पास 2-3 हैं। अच्छा। और देसी नस्ल में ब्लैक बंगाल भी हैं मेरे पास। हाँ, ब्लैक बंगाल में भी 2-3 नस्ल हैं। अच्छा। तो इतना मेरे को जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इनमें ब्रीडर के चलते इन लोगों का नस्ल में कोई अंतर हो रहा है। अच्छा। कोई जैसे माँ अच्छी है तो उसके ब्रीडर अगर अच्छा से हो गया तो उसका उसी ब्लैक बंगाल का ग्रोथ और बड़ा हो जाता है, उसका बच्चे बड़े हो लेने लगते हैं। तो समझ में आता है कि ये दूसरी नस्ल है, लेकिन है ब्लैक बंगाली। हाँ, और कुछ देसी हैं। तो ब्लैक बंगाल ब्रीडर कौन कौन सा है इसमें सर? ब्रीडर मेरे पास 2 थे। एक देसी ब्रीडर था जो कि मैंने अभी हटा दिया हूँ। अच्छा। अभी मेरे पास ब्रीडर एक ही है, तोतापरी का ब्रीडर है जी। जो कि ये है ब्रीडर तोतापरी का है जी। हाँ, और एक ब्रीडर और विचार है लाने का। अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सा नस्ल का लाऊं और कब लाऊं। इसकी उम्र क्या होगी सर? इसकी उम्र 3 साल के लगभग है। अच्छा, 3 साल के लगभग। 3 साल 3.5 साल। तो कितने दिनों में ये सर्विस शुरू कर देते हैं ये इनका अगर देखा जाए तो? ये 1 साल के बाद ये सब। अच्छा, 1 साल के बाद शुरू कर देते हैं? हाँ, 1 साल के बाद सर। तो ये तो हो गई नस्ल की बात। तो अगर बिजनेस पर्पज से देखा जाए तो बेहतर कौन सा है सर? कौन सा नस्ल होता है? देखिए एक्चुअल में कि मैं अभी तो उतना मेरे को नहीं जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं 3 साल से मैं उम्मीद करता हूँ, मैं जो मुझे समझ में आ रहा है कि देसी ब्लैक बंगाल जो हैं इनके में ज़्यादा मेंटेनेंस खर्च भी नहीं है। अच्छा। और कोई दिक्कत भी बड़ी कम दिक्कत आती है। लोकल में इनका जन्म हुआ, कर्म हुआ, ये सब, इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि देसी और ब्लैक बंगाल में अच्छा फ़ायदा है और सही टाइम पर ये गर्भाधान में भी हीट में भी आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और जो ये सब हैं, क्या नाम अपना तोतापरी हैं, ये सब हैं, अगर इनको सही ढंग से ग्रोथ नहीं हुआ इनका, अगर वो नहीं हुआ, इनका पालन पोषण सही ढंग से नहीं किए, इनको हरा चारा और इनको दाना अगर सही ढंग से नहीं दिए तो ये सब थोड़ा सा अप डाउन करती हैं अपने हीट आने में। बाकी जो देसी जो भी हैं वो बड़ी अच्छा लगता है मुझे। आपने खान पान की बात कर ही दी तो मैं खान पान में जानना चाहूँगा आप इनको क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, इसके बारे में जानकारी सर। खान पान का ऐसा है कि मैं सेमी फीड पर रखता हूँ। अच्छा, सेमी स्टाल फीड पर रखता हूँ। इसलिए सेमी स्टाल फीड पर क्या, कभी बारिश है, कभी मौसम है, कभी मान लीजिए कोई बात हो गई
तो मैं बांध करके भी बकरियों को एक जगह रख कर के भी खिला देता हूँ। और रही ऐसा कि इसलिए मैंने ये सेमी स्टाइल फीड किया हूँ कि बाहर जा कर के हरा चारा, हमारे यहाँ जगह है, खेत छोड़ रखा हूँ, उसमें जा कर के घूम करके आ जाती हैं, ढैंचा वैचा बोए हैं उधर खा पी के आ जाती हैं। बाकी मैंने चरी, ढैंचा और बाजरा ये सब बोया हूँ इनके लिए, 2-3 बीघा बो रखा हूँ, जो कि कटाई होती है और वही सब खाते हैं। तो 2 टाइप से हम काट के खिलाते हैं, एक तो मशीन में चारा काट करके खिलाते हैं जो कि ये डाल रखा हूँ, और एक है ऐसे ही काट करके सीधे डाल देता हूँ, सीधे डाल देता हूँ और सीधे वो पत्ते और उसके मोटे जड़ तक खा जाते हैं। जैसा इनका मर्जी है उस टाइप से मैं इनको देता हूँ। तो आपके अनुभव से बेहतर कौन सा है, सेमी स्टाइल या टोटली स्टाइल पर रखेंगे तो बेहतर होगा? मेरे हिसाब से तो सेमी स्टाइल पर अगर रखा जाए तो हर आदमी कर सकता है, जो कम पैसे वाला है। देखिए हर आदमी पैसे वाला होता नहीं, जी जी बिल्कुल। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जिसको पैसे की जरूरत है वही आदमी ये सब काम करता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि सेमी स्टाइल फीड पर रखना बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से जो इनको ज़रूरत है वो राशन दे दे, दाना और दे दे, और उसके बाद हरा चारा इनको छोड़ करके घुमाए, जो इनको अच्छा लगे वो घूमे। कम से कम 2 से 3 घंटा इनको पर डे घुमाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सेमी स्टाइल फीड पर रखना बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं रोग वगैरह की, तो इनमें क्या क्या और किस किस प्रकार का रोग आता है सर? देखिए, रोग का बारे में तो मैं उतना नहीं जान पाता, और ये होता है तो रोग के बारे में समस्या सिर्फ आती है मेरे को ज़्यादा कि अगर ये सेमी स्टाइल फीड पर रखते हैं, अगर ये बाहर चरने के लिए जाते हैं तो तरह तरह की घास खा लेते हैं जी। पहले तो जल्दी ये खराब घास खाते नहीं, जो इनको घास खाना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी घासें ये लोग खा लेते हैं जिसके कारण इनका लूज मोशन हो जाता है और गीला टट्टी करने लगती है, जिससे बकरी का स्वास्थ्य गिरने लगता है। अच्छा। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि उस पर ध्यान रखा जाए कि कौन सी बकरी क्या है, कैसे है। तो अगर ध्यान रखा जाए कि पहले दिन ही गीला टट्टी करने से पहले पकड़ लिया जाए, उसका उपचार किया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो ये सब रोग आते हैं उसमें हम डॉक्टर के सलाह से जब भी उसका ज़रूरत है, वो ऐसा इंजेक्शन लग रहा है, डिवार्मिंग वगैरह चल रही है, अभी उससे कोई दिक्कत नहीं। डिवार्मिंग कितने टाइम में होता है, कितने समय में कराते हैं? डिवार्मिंग देखिए, मैंने पीपीआर का इंजेक्शन मई में करवाया था, और उसके बाद मैंने एक ये खुरपका मुँहपका वाला एक डॉक्टर साहब बताए थे, वो मैंने मार्च में करवाया था। अच्छा। तो उससे काफ़ी मेरे बकरियों को कोई ऐसा रोग नहीं आया कि जिससे बकरी हमारी कोई मोर्टलिटी हो, चाहे कोई बच्चे को छोड़ करके मेरा अभी तक कोई बड़ी बकरी एक भी मोर्टलिटी नहीं हुआ। तो अंततः अब आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर कोई युवा बेरोजगार है और वो चाहता है इस बकरी फार्म को करना है, तो क्या वो कर सकता है? इसमें मुनाफा है नहीं है, इसके बारे में जानकारी? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, अगर करना चाहे तो छोटे स्तर से स्टार्ट करे और बड़ा ज़्यादा हाई फाई पैसे न लगाए, छोटे स्तर से स्टार्ट करे, और बहुत मुनाफा है, बहुत प्रॉफिट है, और छोटे स्तर से स्टार्ट करे और धीरे धीरे उसको बढ़ाए। और मान के चलिए कि 3 से 4 साल तक ये ना सोचे कि मैंने कोई बिजनेस किया हूँ। अच्छा। तब तो वो अपना ग्रोथ अच्छा तरह करके, अपने बकरियों का ग्रोथ अच्छा करके, बढ़ा करके, उन्हीं बकरियों से बढ़ा करके आगे तक जा सकता है। नहीं चाहे कि एक ही बार 4 लाख 6 लाख 10 लाख की बकरी खरीदें और एक ही बार मैं वो हो जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है और ना ही करना चाहिए, मुझे लगता है। जी। मेरा अनुभव इतने दिन का जो भी मैं देख रहा हूं, और मैं बिल्कुल डेली 4 से 6 घंटा इनके साथ लगाता हूं। जी। मेरा ये लेयर फार्म है और ये गोट फार्म। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो 4 से 6 घंटा इनके साथ रहता हूँ, हर चीज़ देखता हूँ, उसके बाद ही कर्मचारी के ऊपर छोड़ता हूँ। मतलब एक स्टाफ ही आपने रखा? हाँ, एक स्टाफ में परमानेंट रखा हूँ, एक कर्मचारी है जो परमानेंट देख रेख करते हैं। जी। और मैं 3 से 4 घंटा 5 घंटा जो भी मुझे समय मिलता है मैं इनको देख रेख करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, और ये जानकारी हमारे युवा किसान साथी को काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।